हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ड्राइव कर रहे हैं कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण की शर्तें। जो मैंने लास्ट क्लासेस में आपको थ्योरी बताई थी, उससे रिलेटेड ये एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से देखिए। माना कि किसी समान आवृत्ति की दो तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचरित हो रही हैं, जिनका आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड क्रमशः a1 तथा a2 है। किसी बिंदु पर पहुंचने पर इनमें कालांतर फाई है, जिसे इंग्लिश में फेज कहते हैं। माना तरंगों के मध्य कालांतर फाई का मान समय के साथ नहीं बदलता है। किसी क्षण t पर माध्यम के किसी बिंदु पर इन तरंगों के विस्थापन निम्नलिखित हैं। ये एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है जो y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा t द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, जिसे इक्वेशन नंबर 1 मैंने नाम दिया है। यहाँ y1 आपका डिस्प्लेसमेंट है, a1 एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, y2 is equals to a2 sin omega t plus phi। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो कि लास्ट क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो सम के इक्वल होगा, तो y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। यहाँ y1 और y2 की जो वैल्यूज हैं जो इक्वेशन 1 और 2 में दिखाई गई हैं, आप सब्सटीट्यूशन देंगे तो a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 साइन ओमेगा t प्लस फाइव, जिससे आपको मिल जाएगा a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। तो ये जो है एक फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का। तो इसमें आपको साइन ओमेगा टी a1 प्लस a2 कॉस फाइव आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म से इक्वेट करके ले लिया, फर्स्ट और सेकंड से। तो आपको a1 प्लस a2 कॉस फाइव मिल गया और a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव मिल गया, जिसे हमने इक्वेशन 3 नाम दिया है। यहाँ पर मैंने ये आइडेंटिटी भी लिखी है कि साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू होता है साइन ऑफ ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन बी। लेट यहाँ पर जो हमें दो वैल्यूज मिली है उसको हम सपोज कर रहे हैं, मान रहे हैं a1 प्लस a2 कॉस फाइव जो है वो a कॉस थीटा के इक्वल है, a2 साइन फाइव जो है वो a साइन थीटा के इक्वल है, जहाँ a और फाइव एक कांस्टेंट है। अब हम देखेंगे कि इक्वेशन 3 से y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी कॉस थीटा हो जाएगा प्लस a कॉस ओमेगा टी साइन थीटा हो जाएगा। सिंस साइन a प्लस b जो है वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ये इसके इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, यानी कि a और b जो है वो ओमेगा टी और थीटा का रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया यहाँ पर, तो हमें इक्वेशन 4 मिल गई। इससे क्लियर है कि रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी जो है सुपरपोजिशन है वेव्स का, और वो वेव्स में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट हो रहा है। यह रिजल्टेंट या परिणामी आयाम ए का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 3a, ये जो इक्वेशन आई है इसके ऊपर वाली इक्वेशन 3a से ए कॉस थीटा तथा ए साइन थीटा के मानों का वर्ग करके जोड़ना पड़ेगा, जिसे हमने सपोज किया था वही वैल्यूज यहाँ पर हमें रखनी पड़ेंगी। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए का मान जो है वो a1 प्लस ए टू कॉस थीटा है, ए कॉस इसका मान, और इस अगले इक्वेशन में इसका मान है a2 साइन फाइव होल स्क्वायर। ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमारी जो सपोज किए हुए 3a इक्वेशन है वहाँ से लिया हुआ है। उन दोनों की वैल्यूज यहाँ पर रखने पर हमें रिजल्टेंट जो है वो मिल जाएगा a1 प्लस ए टू कॉस फाइव का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाइव का होल स्क्वायर। इसको आप जानते हैं कि एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल्स टू इतना आया है, तो एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि वर्गमूल हो जाएगा यहाँ वर्ग ट्रांसफर करने पर। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ a1 प्लस ए टू कॉस फाइव होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाइव होल स्क्वायर। यहाँ पर a1 प्लस ए टू कॉस फाइव जो है वो a प्लस बी होल स्क्वायर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो हम एक आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर। तो आपको मिल जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस ए बी में एक 2ab टर्म आती है 2a1 a2 कॉस फाइव का होल कॉस फाइव इक्वल्स टू बस। तो यहाँ पर जो सेकेंड पार्ट है a2 कॉस स्क्वायर फाइव और a2 साइन स्क्वायर फाइव, सेकेंड टर्म दोनों मिलके साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो a2 स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे तो ये दोनों मिलकर 1 हो जाएंगे, तो हमारे पास एम्पलीट्यूड जो बचेगा वो वर्गमूल a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस टू ऑफ a1 a2। हाँ, तो हमारे पास बच रहा है वर्गमूल a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 कॉस फाइव।
अब आप जानते हैं कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के, यानी कि तीव्रता समानुपाती होती है आयाम के वर्ग की। तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू दिस, इसका वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर में वर्गमूल से वर्ग कैंसिल हो जाएगा। चूंकि तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, ये रिलेशन हमने यूज किया है, जिससे हमें इक्वेशन 5 मिल गई। समीकरण 5 से स्पष्ट है कि किसी बिंदु पर परिणामी आयाम उस बिंदु पर अध्यारोपित होने वाली तरंगों के बीच कालांतर फाई पर निर्भर करता है। अब हमें इस इक्वेशन 5 से ये क्लियर हो गया है कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अध्यारोपित यानी कि सुपरपोजिशन होने वाली तरंगों के बीच के कालांतर फाई पर डिपेंड कर रहा है। जैसा कि इक्वेशन 5 में आया है कि लास्ट में आपको एक फाई फैक्टर मिला है जो कॉस के साथ है, उस पर डिपेंड कर रहा है। अब ये जो है हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी की इक्वेशन है, तीव्रता का समीकरण आयाम के साथ रिलेशन ये शो कर रहा है इक्वेशन 5। अब इसके दो डिफरेंट केसेस आते हैं। तो पहला केस जो है वो आप स्टडी करने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं संपोषी रचनात्मक व्यतिकरण। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए परिणामी आयाम अधिकतम होना चाहिए। तो उसके अधिकतम होने के लिए cos फाई का मान +1 होना चाहिए। कालांतर फाई बराबर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 2n पाई, यानी कि उसके इवन इंटीग्रल मल्टीपल्स होने चाहिए। इवन मतलब सम, 2, 4, 6 इस तरह से होना चाहिए, जहां n के मान 0, 1, 2, 3, 4 रखेंगे। मार्ग अंतर यानी कि पाथ डिफरेंस को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि λ/2 पाई इंटू कालांतर यानी फेज के इक्वल होना चाहिए। तो आप 0, 2 पाई, 4 पाई फैक्टर्स यहाँ पर रखेंगे λ/2 पाई के साथ, तो आपको 0 मिल जाएगा, एक बार लैम्डा मिलेगा, एक बार 2 लैम्डा, एक बार 3 लैम्डा, इस तरह से इसके आपको कंटिन्यूस फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो ए मैक्सिमम जो होगा इस समय, चूंकि cos फाई का मान +1 है, तो 2a1 a2 cos फाई तो 1 हो गया, आपको a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 मिल जाएगा एम्पलीट्यूड के मैक्सिमम में, जो कि एक a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो आपको अंडर रूट में a1 प्लस a2 होल स्क्वायर मिल जाएगा। इसी तरह से आई मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम स्क्वायर के इक्वल होगा, जो कि a1 प्लस a2 के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो जो है उससे आपका वर्गमूल और वर्ग कैंसिल हो गया, अंडर रूट और स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो a1 प्लस a2 मिला एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। तो आई मैक्सिमम इज इक्वल्स टू यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है के a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 रखा है। के एक फैक्टर माना है जहाँ i1 इज इक्वल्स टू, i1 मतलब इंटेंसिटी ऑफ वन वेव, फर्स्ट वेव, के a1 स्क्वायर एंड i2 इज इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड वेव, के a2 स्क्वायर। यहाँ पे सपोज किया है उसके फैक्टर को कि उनके साथ कुछ फैक्टर मल्टीपल में भी हो सकता है, इसीलिए हम उसे के सपोज कर रहे हैं। उन बिंदुओं पर जहां दोनों तरंगें समान कला में पहुंचती हैं, अर्थात कालांतर फाई जो है वो 0, 2 पाई, 4 पाई अथवा मार्गांतर डेल्टा 0, λ, 2 लैम्डा होता है, परिणामी आयाम अधिकतम होता है तथा परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है। और इस तरह का जो आपका इंटरफेरेंस है आपका, वो कहलाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और रचनात्मक व्यतिकरण। तो ये आपका केस 1 था। अब केस 2 में आप देखेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ बनता है। विनाशी व्यतिकरण के लिए अर्थात परिणामी आयाम न्यूनतम होना चाहिए, तो इसके लिए cos फाई का मान -1 होना चाहिए, अर्थात फेज जो है वो पाई, 3 पाई, 5 पाई, वहां आपने देखे थे उसके इवन मल्टीपल्स थे, सम संख्याएं थी, यहाँ पे इसमें ऑड मल्टीपल्स आएंगे, जिसे हम इन जनरल 2n-1 पाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अर्थात तरंगे विपरीत कला में होना चाहिए। तो या मार्गांतर यहाँ पर λ/2 पाई इंटू कालांतर, तो आप पाई, 3 पाई, 5 पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा कालांतर मार्गांतर मिल जाएगा λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 एंड 2n-1 λ/2। अब ए मिनिमम होने के लिए अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2a1 a2 बराबर a1 माइनस a2 मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो आई मिनिमम समानुपाती हो गया a1 माइनस a2 के स्क्वायर के, और आई मिनिमम इज इक्वल्स टू हो गया के a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2a1 a2। तो i1 प्लस i2 माइनस ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ i1 इंटू i2, जहां आपका i1 आपने सपोज किया है के a1 स्क्वायर और i2 सपोज किया है के a2 स्क्वायर। अलग अलग तरंगों की तीव्रताएं हैं ये, अर्थात उन बिंदुओं पर जहां दोनों तरंगें विपरीत कला में पहुंचती हैं, अर्थात कालांतर जो है फाई वो उसका ऑड मल्टीपल्स यानी कि पाई, 3 पाई, 5 पाई
और मार्क अंतर डेल्टा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय टू, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2 एक्सेट्रा है, तथा परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है। इन बिंदुओं पर व्यतिकरण विनाशी होता है। अब ये जो दोनों व्यतिकरण की कंडीशंस हैं, रचनात्मक व्यतिकरण की और विनाशी व्यतिकरण यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये दोनों जब दो तरंगे समान आवृत्ति वाली मिलती हैं तो दोनों ही केसेस जनरेट होते हैं। जहाँ पे इंटेंसिटी हाई होती है वहाँ पर आपका कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक इंटरफेरेंस होता है, और जहाँ इंटेंसिटी लो होती है वहाँ आपका विनाशी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो इस लेक्चर में इस मैथमेटिकल डेरिवेशन के साथ मस्ट वॉच एंड थैंक यू वेरी मच।